हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपकी ग्रोथ और एजुकेशन रिलेटेड नीड्स को पूरा करती है। हमारा फंक्शंस का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन ले लिया था, डोमिनल रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। मैथमेटिकल जो भी डेफिनेशन है फंक्शन की हमने देख ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट में किया था वो ग्राफिकल अप्रोच देख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस डेफिनेशन थ्रू रिलेशन देखेंगे और इम्पोर्टेंट रूल्स देखना है हमें इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछला लेक्चर था, बट पिछला लेक्चर आप पढ़ के इसको इस लेक्चर की तरफ आए, क्योंकि इसके अंदर पिछले लेक्चर की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो यूज होने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले उस लेक्चर को देख लें, अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है। चलो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सेट के बारे में बताता हूँ। तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उनको हम सेट बोल देते हैं। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं उसको वेल डिफाइंड मैनर में सजा दें तो उसको आप सेट बोल देते हो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि दो सेट लिए थे, सेट ए और सेट बी, और उसके अंदर हमने कहा था कि सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसी को सेट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट रखे हुए 1 2 3 और 4। सेकंड जो होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए से बी के बीच में रिलेशन बनाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बहुत से रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन का जो है फंक्शन बने उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें देता है वो नंबर ऑफ रिलेशंस देता है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, जैसे ए और बी है तो दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बीच में मान के चलो ऐसा रिलेशन बन गया ए कॉमा बी, जो ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू बी है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हो ए एंड बी का। ठीक है, अब उसको किसी से कैसे डिनोट करते हो, इसको डिनोट करने का तरीका है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हो। अब इसके अंदर आपको दिखा है ये सेट है ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब इसका जो सबसेट होगा वही हमारा फंक्शन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे रिलेशन होंगे, बट उसका कुछ सबसेट निकाल के हम उसको फंक्शन कहेंगे, क्योंकि फंक्शन की भी कुछ लिमिटेशंस है। फंक्शन कैसे बनता है उसकी मैंने आपको लिमिटेशन पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी से डिनोट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है, और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये भी आपका आगे चल के यूज आ सकता है। ठीक है, वैसे एग्जांपल दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 और 3, कैपिटल बी दे रखा है ए और बी। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी के अंदर आपको सभी रिलेशन लिखने हैं। सिर्फ सभी रिलेशन मतलब सेट ए के, जैसे मान लो 1 है तो 1 सेट बी के दोनों एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी का भी दो ब्रैकेट आएंगे, सेकंड के भी दोनों एलिमेंट से जुड़े हो तो 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी आएगा, और थर्ड भी जो है दोनों एलिमेंट से जुड़ा हो तो 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी आएगा। मतलब टोटल कितने इसमें ब्रैकेट्स बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। तो इसमें ए क्रॉस बी के अंदर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने आ गए, 3 इंटू 2, मतलब सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने 3 और सेट बी में कितने 2, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होने चाहिए। अब इसमें कितने आ रहे हैं वो देखो, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ए क्रॉस बी के अंदर, 1 कॉमा ए है, 1 कॉमा बी है, 2 कॉमा ए है, 2 कॉमा बी है, 3 कॉमा ए है और 3 कॉमा बी है। तो ए क्रॉस बी का अगर आपको बोला जाए एलिमेंट कितने ए क्रॉस बी के अंदर, तो वो 6 एलिमेंट्स हैं। और वो कैसे, अगर आपको खाली सेट ए और सेट बी दे दिया जाए और आपको ये बिना निकाले पता करना होगा कितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे, तो आप सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला अपना आता है रिलेशन। अगर रिलेशन मैंने साहब बोला, रिलेशन क्या है, रिलेशन अगर एफ जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, देन एफ इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन कहलाएगा। वही मैंने आपको पहले भी डिक्लेयर कर दिया। और वो रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो रिलेशन बनने का वे क्या है, रिलेशन विल बी ऑलवेज बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको रिलेशंस देता है, और उस रिलेशन को इस हिसाब से लिख सकते हो कि f विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन
f is called a relation from a to b। अगर कोई फंक्शन दे रहा है, कोई f कोई सेट दे रखा है आपको और वो सबसेट है a क्रॉस b का, तो आप उसको रिलेशन बोल सकते हो। जैसे कि कोई सबसेट 1, a 1, b आपको दे दिया, खाली इतना ही दे दिया, वो भी एक रिलेशन है, वो भी एक रिलेशन है, पर वो फंक्शन नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन ही कनेक्टेड है और वन भी दो से ही कनेक्टेड है। वो फंक्शन तो नहीं है बट वो एक रिलेशन तो है क्योंकि वो a क्रॉस b का सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट समझ में आ गया कि मैं सबसेट क्या कहना चाहता हूँ। अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई सेट गिवन है, कोई एफ सेट गिवन है और उसमें सिर्फ ये दो ही एलिमेंट है, तब भी उसको आप क्या कह सकते हो कि वो ये क्या है, एक रिलेशन है, बट वो फंक्शन नहीं है क्योंकि उसके कुछ लिमिट, फंक्शन की जो कंडीशन उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन थ्रू रिलेशन क्या है वो देखते हैं। अगर कोई एफ गिवन है सेट और वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो वो रिलेशन तो हो गया। if function f is a subset of, if f function f नहीं बोलूंगा, if f is a relation, f is a subset of a cross b is relation satisfying। अब वही कंडीशन आ रही है, अब सारी देखो जो फंक्शन की कंडीशन थी वो आएगी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, जो कैपिटल a है उसके सभी एलिमेंट्स कैपिटल b से जुड़े होनी चाहिए, या मैं कहूँ सेट a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और सेट a के एलिमेंट का एक ही सिंगल इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। वही आएगा जो मैंने उस समय आपको बताया थे फंक्शंस के रूल पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ऑर्डर पेयर a, b बिलोंग्स टू f होगा, फॉर सम b बिलोंग्स टू b कैपिटल b। सम क्यों? क्योंकि b क्या होने वाला है इसके अंदर, b होने वाला है कोडोमेन, और रेंज जो होती है वो भी सबसेट होती है कोडोमेन का। एंड a, b बिलोंग्स टू f, a, c बिलोंग्स टू f। अगर ऐसा दे दिया जाए कि भाई आपको बोल दिया जाए कि a, b भी f से बिलोंग कर रहा है और a, c भी f से बिलोंग कर रहा है और f फंक्शन है, तो फंक्शन है होगा तो b और c को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि सेट a के एलिमेंट की इमेज तो एग्जिस्ट करनी चाहिए बट वो यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे b और c अनइक्वल हो गए तो वो यूनिक इमेज नहीं होगी, और वो यूनिक इमेज नहीं होगी तो f फंक्शन भी नहीं होगा। तो b और c को इक्वल होना पड़ेगा अगर वो f फंक्शन है तो। दैट इज ऑर्डर्ड पेयर विद सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड डिस्टिंक्ट सेकंड कोऑर्डिनेट आर नॉट अलाउड। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वही रिलेशन है, वही इक्वेशंस है जो पिछले लेक्चर में आपको कवर कर दिया था। तो कंडीशंस थी कि सेट, तो दो सेट होंगे ए और बी, वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो वो फंक्शन हो जाएगा। तो एफ है वो रिलेशन है, ए क्रॉस बी का सबसेट है इसलिए वो रिलेशन है। उसको फंक्शन बनना है तो फंक्शन बनने के लिए वो तीनों कंडीशन उसको फॉलो करनी होगी। ठीक है, एंड एफ इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम ए से बी। एग्जांपल जैसे अभी जैसे एफ दे रखा 1, 2, 3, 3, 1, 4, 1 इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 to 3, 4 to इटसेल्फ। खुद से खुद का ही है, मतलब सेट ए का, सेट ए भी खुद है, मतलब डोमेन भी खुद है और को डोमेन भी खुद है, खुद से ही रिलेशन बन रहा है। इसमें 1 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्ट हो सकता है, 2 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, 3 1 से भी कनेक्ट हो सकता है, और 1 से कनेक्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 से कनेक्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 से कनेक्ट हो रहा है कोई इश्यू नहीं है, और 4 से कनेक्ट हो रहा है इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें डोमेन, इसमें हमारी कंडीशंस क्या थी कि दोनों सेट पहला तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी है। सेकंड कंडीशन ये थी कि जो सेट ए है, जो डोमेन वाला सेट है, उसके सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी कर रही है। और तीसरा कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यूनिक इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और रेंज क्या होगी इसकी 1 3 और 4। ठीक है, तो इस एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, जी दे रखा है 1 2 1 3 और 2 3 इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो जो एलिमेंट हैं जी के अंदर 1, 2 और 1, 3, इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1 1, इसके साथ में जो दूसरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। इसमें 2 और 3 अलग अलग हो गए, इस वजह से हम कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट, भाई इनपुट क्या था, डोमेन क्या था, डोमेन था
डोमेन हम किसको कह रहे थे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन, तो डोमेन तो 1 मान लिया, और रेंज क्या कहेंगे? सेकंड एलिमेंट को। अब एक की दो रेंज आ गई, मतलब एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ गए, 1 के करस्पॉन्डिंग 2 और 3 दो आउटपुट आ गए, इसलिए हम कह देंगे वो फंक्शन नहीं है। एज अगर सम सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एज इसमें जो दो सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के दो डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं आपको, इस वजह से आप कह दो कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कनेक्शन कुछ इस हिसाब से बैठा है कि 1 से 2 कनेक्ट हो गया, 1 से फिर 3 से भी कनेक्ट हो गया वो। इसमें एक मतलब जो फर्स्ट सेट है, डोमेन वाला सेट है, उसके एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें सेकंड पार्ट पढ़ना था इस लेक्चर में। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? इंपॉर्टेंट रूल्स में बता देता हूँ। सेट ए कॉमा बी कंटेन्स एम कॉमा एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है और सेट बी के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर एन है, तो कितने रिलेशन हम सेट ए से सेट बी के अंदर बना सकते हैं? कितने रिलेशन हम सेट ए से सेट बी के अंदर बना सकते हैं? वो होगा 2 की पावर m इंटू एन, मतलब 2 की पावर सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट। तो इतने रिलेशन हम सेट ए से सेट बी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी 2 की पावर में m इंटू एन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी n की पावर m। अगर सेट a से सेट b के अंदर कितने फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो? तो सेट b को रखो, सेट b को बेस में रखो और सेट a को पावर में डाल दो। तो सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? n, और सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? m। तो n की पावर m जो होगा वो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे सेट a से सेट b के अंदर। कोई इशू नहीं है। याद करने का तरीका बताया कि सेट a से सेट b के अंदर अगर रिलेशन बन रहा है, सेट ए से सेट बी के अंदर सॉरी फंक्शन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए से सेट बी के अंदर बन सकते हैं, तो वो होंगे सेट बी को बेस में रखो और सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पावर में डाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल 1 दे रखा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स टू सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। कितने रिलेशन बनेंगे? पहला सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे? तो 2 की पावर के अंदर 3 इंटू 4, ठीक है, 2 की पावर 12 नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो सेट ए से सेट बी के अंदर बनेंगे। ठीक है, अब बोला जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स टू सेट ऑफ 4 एलिमेंट। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे सेट ए से सेट बी के अंदर? तो आपको लिखना है कि सेट बी के एलिमेंट को नीचे रखो बेस में और सेट ए के एलिमेंट को पावर में रख दो, तो 4 की पावर 3 नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए से सेट बी के अंदर बनेंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे सेट ए से सेट बी के अंदर? सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रख दो 4 और उसकी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो 4 की पावर 3। कोई इश्यू नहीं, आगे बढ़ जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस, इसको हमें पढ़ना है। अभी आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस पढ़ना। तो टू फंक्शंस f एंड g आर सेड टू बी इक्वल। कब? दो फंक्शन को हम इक्वल कब बोलेंगे? when f एंड g आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो फंक्शन को हम इक्वल तब बोलेंगे जब सबसे पहले उनका डोमेन बराबर हो, डोमेन सेम होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड कंडीशन क्या है कि f(x) इज इक्वल टू gx होना चाहिए सभी डोमेन की वैल्यूज के लिए, मतलब रेंज भी सेम होनी चाहिए। ये मतलब इसका कि f(x) इज इक्वल टू gx होना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये कह सकते हो कि वो दोनों फंक्शन क्या है? दोनों फंक्शन इक्वल है। पहली कंडीशन, f एंड g आर डिफाइंड ऑन सेम डोमेन। सेकेंड, आपको f(x) इज इक्वल टू gx चेक करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। कुछ एलिमेंट्स के लिए कुछ चेक कर लोगे आप, जिससे आप ये लास्ट में कह दोगे कि हाँ
by observation we can say that fx is equals to gx for all x belongs to domain, ये आप लास्ट में कह दोगे। और पहला कंडीशन तो डोमेन आपको चेक करना ही है। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि लेट f r से r है, f r से r है और g भी r से r है, मतलब फंक्शन जो f है उसका डोमेन क्या है, रियल नंबर r, g का भी डोमेन क्या है, रियल नंबर r। अब एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी वाई इज इक्वल टू दे रखा है वाई स्क्वायर। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको कह दिया था कि कभी भी वेरिएबल से ना डरे, वेरिएबल से डरना ही नहीं है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, जी के अंदर भी क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर ही, जी के अंदर भी वही है, रियल नंबर से आर से आर, तो डोमेन तो सेम हो गया। चलो अब रेंज के लिए हमें क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स चेक करना है। आप चेक कर लो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर, जी ऑफ वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स भी आ रहा है सभी के लिए, डोमेन के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों क्या है, दोनों सेम है। वो आप साफ देख रहे हो कि आपको वेरिएबल से डरना, वाई को आप एक्स से डिनोट कर दो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सेम है आपका गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो देन द फंक्शन एफ कॉमा जी को इक्वल कब बोलोगे, एफ इज इक्वल टू जी पे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हियर एक्स कॉमा वाई आर सिंपली डमी वेरिएबल। वो मैंने बता दिया था कि डमी वेरिएबल्स आप उसको एक दूसरे को एक दूसरे से, जैसे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देगा तो वाई जगह आप एक्स लिख दो तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब एग्जाम्पल 2 जैसे ही दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स दे रखा है। अब इसका सबसे पहले आपको चेक करना है कि फर्स्ट वाले एफ एक्स का डोमेन क्या है। जो एफ एक्स है उसका डोमेन क्या होता है, लॉग के अंदर जो लॉग के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं हो सकता। सॉरी 1 हो, लॉग के अंदर 1 से हो सकता है, सॉरी लॉग के अंदर जो है, जो वेरिएबल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मेन कंडीशन, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, लॉग ऑफ 1 0 होता है। ग्राफ पता है लॉग का, ग्राफ पता होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसके अंदर तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर माइनस 0, क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है, और नेगेटिव भी रखोगे तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जी ऑफ एक्स के अंदर 2 लॉग एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह आप डोमेन के अंदर, भाई ये वैसे तो एक ही जैसे लगता है, आप 2 को एक्स की पावर में रख सकते हो, लेकिन इसी वजह से कहा जाता है कि आप सिंप्लीफाई ना करें गिवन क्वेश्चन पे ही। डोमेन जब भी आपको पता करना हो किसी भी इक्वेशन का, आपको फंक्शन का डोमेन पूछा जाए तो कभी भी उसको सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि जी एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर भी बना सकते हो, क्योंकि वो पावर में चला जाता है, जो भी कांस्टेंट आगे की तरफ होता है तो वो पावर में चला जाता है, बट उसके बाद में इसका डोमेन चेंज हो जाएगा। अभी इसको जी एक्स का जो डोमेन है वो एक्स ग्रेटर देन 0 है, बट एफ एक्स का जो डोमेन है वो एक्स बिलोंग्स टू आर है माइनस 0, सिर्फ और सिर्फ 0 यहाँ पे अलग हो रहा है। एफ एक्स इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, जबकि जी एक्स जो है, जी एक्स का जो डोमेन है वो एक्स ग्रेटर देन 0 है। इस वजह से यहाँ डोमेन ही जब मैच नहीं कर रहा है तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है। तो एफ एक्स जी एक्स यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि डोमेन ही सेम नहीं है। और जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। हमें पता करना है किस डोमेन के ऊपर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस डोमेन पे, आपको कोई भी डोमेन, कोई भी पार्ट सेलेक्ट करना है और उस पार्ट के अंदर बताना है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। वैसे तो एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है, दूसरा वाला एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हर जगह वैलिड है। रेंज इसका अगर हम बात करें कि एफ एक्स का बिना ये चेक करें, पहले हम सिर्फ ये चेक कर लें कि एफ एक्स जी इक्वल है कि नहीं। एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, आर होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू रखने पर हमें इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है। डोमेन हम कैसे पता करते हैं, डोमेन पता करने का वे ये होता है कि कोई ऐसा वैल्यू हमें डोमेन से निकालना होगा जिसको रखने पर वो आपको इन्फिनिटी दे रहा हो, जो आपको पता नहीं। तो अगर वो ऐसा इन्फिनिटी दे तो आपको उसको डोमेन से बाहर करना है। बट यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन है तो पैराबोला का डोमेन जो होता है वो होता है एक्स बिलोंग्स टू आर,
और लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का भी डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो इनका डोमेन तो सेम आ रहा है, तो हमें अब डोमेन वैसे सेम आ रहा है, लेकिन हमें वो डोमेन निकालना है जिसके लिए f(x) = gx हो जाए। तो f(x) = gx हमें सबसे पहले f(x) क्या करके देखना है, gx करके देखना है। मतलब यहाँ पे आप रखो x² - 2x, यहाँ रखो -x + 6। आप इसको इक्वेट कर लो, x² को इधर आएगा -x - 6 = 0। ठीक है, f(x) वही करा, x² - 2x = -x + 6 और फिर x² - x - 6 = 0। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x + 2। या अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपको जो मैं बताता हूँ ये करना होगा। ये दो वैल्यूज रखो, ये क्या है, -2 रखो, एक रखो 3, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस। अब मैंने ये क्यों बनाया था, मैं ये इसलिए बनाया था कि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। इधर की तरफ तो ये जो होगा, गिवन इक्वेशन जो होगी ये वाली, ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, इधर ये नेगेटिव वैल्यू देगी और इधर की तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू देगी। बट यहाँ पे हमें डोमेन पता करना है कि किस डोमेन के ऊपर f(x) = gx होगा। तो किस डोमेन पर होगा, वो होगा आपका x = -2 पर और 3 पर। इन दोनों पॉइंट पर ही जो है ये वैल्यू जो है 0 देगी। इस 2 पर भी 0 देगी, इस 3 पर भी 0 देगी। उसके अलावा इधर तो पॉजिटिव दे रही, इधर नेगेटिव दे रही, इधर पॉजिटिव दे रही। सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही ये जो गिवन इक्वेशन है x² - x - 6 वो क्या देगी, 0 देगी। तो जो इसमें इक्वेशन पूछा गया है कौन से डोमेन पे ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, तो वो होंगे x = -2 और 3 पर। सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर ही ये दोनों फंक्शन जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, f(x) and gx are equal on the domain -2 और 3। ये जब इस तरह से हम कर्व का यूज करते हैं, इस तरह से कर्व का यूज जब हम करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है ये सिर्फ दो एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर यहाँ पे -2 से 3 दे रखा होता, तो इसका ये मतलब होता, ओपन ब्रैकेट अगर दे रखा होता, तो इसका मतलब होता है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर यहाँ पे ये -2 से 3 दे रखा होता, तो हम इसके अंदर 2 भी इंक्लूड और 3 भी इंक्लूड करते, बट इसके अंदर क्या है, 2 और 3 एक्सक्लूड है। ठीक है, ये समझ में आ गया किस हिसाब से जो है इसको डिनोट किया जाता है, डिनोट करने का तरीका भी समझ में। ठीक है, तो एमसीक्यूज में जैसे कैपिटल ए दे रखा है, स्मॉल में PQR और कैपिटल बी दे रखा है 1 और 2, तो हमें A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B के लिए मैंने क्या बताया था, A क्रॉस B के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे A के, वो सारे के सारे B से कनेक्टेड होंगे। तो अब इसमें ऑप्शंस देख लो, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास में, आपको पता करना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हाँ, तो कौन सा आंसर इसमें सही है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर A क्रॉस B आप निकालते हो, तो A के जितने भी एलिमेंट्स वो B से कनेक्ट होने चाहिए। और A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आपको निकालना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो 3 × 2 करके देखो, A में कितने 3, B में कितने 6, 2, तो टोटल 6 होने चाहिए पहली बात तो। अब इसमें चेक कर लो, पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, तो पहले आपको डायरेक्ट जो है तीसरा टिक कर देना चाहिए। अगर आपको खाली इतना ही पता है कि 6 होने चाहिए तो सीधा टिक कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको तरीके से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो है वो दोनों एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट के साथ जुड़ा है। दूसरा Q जो है ये भी दोनों एलिमेंट्स के साथ जुड़ना चाहिए, यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स के साथ जुड़ गया। और R जो है वो भी दोनों एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, इसलिए दोनों एलिमेंट्स के साथ जुड़ गया। अगर आपको डायरेक्ट इतना ही पता होता है कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, A के एलिमेंट को और B के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं A के अंदर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के अंदर 4 दे रखे हैं। तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हैं सेट A से सेट B के अंदर। तो वो क्या था, वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B था। तो वो कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसका ऑप्शन है नंबर 3। कौन सा है, नंबर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर 2 दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B के अंदर 4 दे रखे हैं।
हमें पता करना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो रिलेशन हो गए। अब रिलेशन से तो पहली बात फंक्शन कम ही होंगे, इस चीज का आप पहले ध्यान रख लें कि रिलेशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन फंक्शन। बराबर भी हो सकता है कभी, ऐसा कंडीशन याद तो नहीं आता, बट बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी रिलेशन जितने होंगे उसके कम ही हमें फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, पिछले के अंदर कितने थे? पिछले के अंदर थे 2⁶। ठीक है, 6 है, सॉरी 2⁸ कितना हो गया 2⁸ मतलब? 2⁸ का मतलब कितना हो गया? कैलकुलेशन करके बताओ, 2⁸ का मतलब क्या होगा? 4⁴ है। हाँ, तो इतने एलिमेंट्स जो है, इतने रिलेशन बनेंगे। हमें ये पता करना है कि क्या सही में नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं वो नंबर ऑफ रिलेशन से कम है कि नहीं। नंबर ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ रिलेशन से वैसे कम होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर में कितना आ रहा है? 2 की पावर में आ रहा है 8। कैलकुलेट करके बताता हूँ, 256। ठीक है, तो ये कितना हो गया 256। तो ये तो इसका आंसर तो आ गया 256। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है सेट ए से जब सेट बी के अंदर आप नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते हो तो सेट बी को आप रखो बेस की जगह और सेट ए को रखो पावर की जगह। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो वो 4 की पावर 2 है, मतलब 16। आंसर क्या आ रहा है इसमें? 16। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने थे? 256। तो आप इससे समझ सकते हो कि नंबर ऑफ फंक्शन हमेशा नंबर ऑफ रिलेशन से क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी हम बहुत सी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपकी फ्यूचर नीड्स के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो है एक एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।